अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, उन पर किए गए तज्जियों और तबसरों के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं फैजान इकबाल। नाज़रीन, बड़े बड़े दावे और वादे, रूल ऑफ लॉ की बातें, अवामी मसाइल के हल की गर्दान, यही सब कुछ होता है मेरे ख्याल में एक सही सियासतदान की पहचान। लेकिन किया क्या जाए? अमल की कसौटी पर अना के बुत और सियासी मुफादात की जंजीरें सभी को आगे बढ़ने से रोकती हैं। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। 25 मई के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। मार्शल लॉ के खिलाफ सियासी यकसुई काबिल इत्मीनान, मगर जमहूरी क़यादत डेड लॉ खात्मे के लिए मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करने से क्यों गुरेजा? गैर मुस्तहकम सियासी हालात से 65% कारोबारी इदारे बदतरीन सूरत हाल का शिकार। महंगाई 30% तक पहुंच गई। सियासी क़यादत आपस में लड़ती है मगर अवामी मसाइल पर बात नहीं करती। ठट्टा के सिविल हॉस्पिटल में मुलाजमीन की तालाबंदी, डीर बाला का राब्ता पुल 4 साल से इंतजामी गफलत का शिकार। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे तोशाखाना ममनुआ फंडिंग केस और अब मौजूद है तौहीन अदालत केस। लॉन्ग मार्च से लेकर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी तक पेशकदमी के बावजूद इमरान खान की कानूनी मुश्किलात मजीद बढ़ रही हैं। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इमरान खान के खिलाफ 25 मई के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान को अदालती हुक्म का कैसे इल्म हुआ। यकीन दहानी पीटीआई की आला क़यादत की जानिब से कराई गई थी। पीटीआई की आला क़यादत का आगाज इमरान खान से होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि वकला ने कभी नहीं कहा था कि क़यादत से राब्ता नहीं हुआ था। वाज़ेह यकीन दहानी पर अदालत ने वकला पर एतमाद किया था। बिल्कुल, और जलसे के मकाम के हवाले से सिर्फ H9 ग्राउंड का कहा गया था। तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म का गलत इस्तेमाल किया। अदालत ने तो पीटीआई क़यादत और कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। अदालती हुक्म पर हुकूमत ने रुकावटें हटा दी थी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि फैजाबाद के धरने के दौरान एम्बुलेंस में मरीज इंतकाल कर गया था। जमहूरियत को मानने वाले इस तरह एहतजाज नहीं करते। बिल्कुल, और बाद अज़ा अदालत ने इमरान खान से तफसीली जवाब भी तलब करते हुए केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 2 रोज कबल अदालत में जमा कराए गए अपने जवाब में कहा था कि उन्हें पीटीआई की जानिब से 25 मई की कराई गई किसी यकीन दहानी का इल्म ही नहीं है। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई लीडरशिप की जानिब से मेरी तरफ से कराई गई किसी यकीन दहानी का मुझे इल्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डी चौक ना आने के फैसले का भी मुझे बिल्कुल कोई इल्म नहीं है। बिल्कुल, और इमरान खान के जवाब पर अदालती रिमार्क्स क्या थे और जवाब तलबी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान आरिफ चौधरी साहब, जिन्हें कानून के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी है। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बात करेंगे इस्लामाबाद से तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में। इमरान खान पर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तौहीन अदालत का केस हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी तौहीन अदालत का केस दायर कर दिया गया है। क्या लगता है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अब इमरान खान साहब को? बहुत शुक्रिया। मुझे तो ये लगता है कि इमरान खान साहब की ये जो सारी जिद्दोजहद है लॉन्ग मार्च की, ये शायद अदालती फैसलों की नज़र हो जाए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान 10 तारीख को आना चाहते हैं रावलपिंडी और 11 को इस्लामाबाद। उससे पहले 5 तारीख और 5 तारीख को जवाब, और जवाब के बारे में जो आज सूरत हाल सामने आई अदालत के अंदर, वो कोई इत्मीनान बख्श नहीं थी। ख़ास तौर पर जिस तरह अदालत ने नोटिस लिया वकला के बयान का, और वकला जो थे वो इस मामले में क्लियर नहीं थे कि अगर इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि जी उन्हें पैगाम नहीं मिला था, उन्हें ऑर्डर नहीं मिला था, तो फिर यकीन दहानी अदालत में किस तरह कराई गई। और अगर अदालत में यकीन दहानी करवाने वाले जो थे उनका आला क़यादत से राब्ता नहीं था, और आला क़यादत से मुराद यकीनन इमरान खान ही थे, तो फिर उस सूरत हाल में तो जो अदालत ने कहा है कि हमें गुमराह किया गया, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इन अगर ऑब्जर्वेशंस को सामने रखा जाए, सीरियसली लिया जाए, तो ये चीज़ें जो है वो बहुत मुश्किलात की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। उस वजह यह कि अदालत अगर इस नतीजे पर पहुंचती है कि इमरान खान मुसलसल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो फिर उस सूरत में तो अदालत वो उन चीज़ों को पीछे रख के सामने रख सकती है, अपने पेश नज़र रख सकती है जो इससे पहले
अदालत में 2014 में भी ऐसा हुआ और उसके बाद फिर दोबारा ये जो मामला हुआ है इसमें भी ऐसा, और ये जो तौहीन अदालत का केस निपटाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजों को अगर मिलाकर देखा जाए तो इसमें आपकी बात मुझे मुश्किलात वाली नजर आती है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और शायद ऐसा भी सोचा जा रहा है मुक्तदर हल्के जो है वो और नई इलाज, तो ये कम अज कम इलाज शायद वो सोच रहे हैं कि ऐसा हो कि अदालती अहकामात के जरिए। सही। आरिफ चौधरी साहब, जिस तरह से आपने बताया कि मुश्किलात तो पैदा हो सकती हैं, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिस तरह से तमाम तर मामलात पर ला इल्मी का ही इजहार करते रहे, उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो आप कानूनी पहलुओं पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, जरा ये बताइएगा कि कंफ्यूजन क्या है कि 25 मई को आखिर तहरीक इंसाफ से ऐसी क्या बुनियादी गलती हुई जिसकी बेस पर बुनियादी गलती ये हुई कि अगर ये यकीन दहानी वकला ने की थी अदालत में तो उन्हें चाहिए था कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर इतला देते कि जनाब हमने आपके बियाह पे ये यकीन दहानी करवा दी है, और उसके बाद फिर वो जगह ना बदलते और वो उसी ऑर्डर पे कायम रहते जो हुक्म था उसकी तामील करते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब या तो देखें ना, ये गैप जो है कम्युनिकेशन का, अदालत तो इसको तस्लीम नहीं करेगी क्योंकि अदालत ने तो वकला जो है उन्हें यही समझा जाता है कि वो मुवक्किल की नुमाइंदगी करते हैं। जो बात अदालत में एक वकील करता है वो बात मुवक्किल की समझी जाती है। और ये बयान जो है मेरे नजदीक तो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है कि एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि उनकी तरफ से कोई यकीन दहानी कराई गई है और उनसे पूछा नहीं गया है, और वकला जो है वो अदालत में यकीन दहानी की बात कर रहे हैं। तो इस तजाद को तो इसमें से निकलना मेरे ख्याल में तो काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कि वो तो फिर वो प्रिंसिपल जो है कि वकील का कहा हुआ मुवक्किल का कहा हुआ समझा जाएगा। वकील जो है मुवक्किल की नुमाइंदगी करता है, तो ये तो फिर उनकी तरफ से एडमिशन आ गया जब वकला ने कह दिया, और उस एडमिशन से वो रिट्रैक्ट कैसे करेंगे कि उनके, या तो वो कहेंगे कि ये मेरे वकला नहीं थे। अगर आपके वकला हैं और आपके बियाह पे पेश हो रहे हैं, और खासतौर पे जिस तरह अदालत कह रही है कि वकला ने हमें गुमराह किया है, और अगर ऐसा किया गया है तो वकला की तरफ से गुमराह किया जाना जो है इसे मुवक्किल की तरफ से गुमराह किया जाना समझा जाता है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, जिस तरह से आपने बताया कि कम्युनिकेशन गैप है, यकीनन ये कम्युनिकेशन गैप जो है अब इसके बदले में क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं साहब को? क्योंकि हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का केस बना जब उन्होंने जो हमारे ऑनरेबल जज थी उनके खिलाफ जो है उनको डराने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल किया, बाद में माजरत भी कर ली, वहां से तो ये बच निकले थे। क्या इस मामले में भी कोई रिलीफ मिल सकता है या कॉन्सिक्वेंसेस ही फेस करने पड़ेंगे? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, जिस अंदाज में कार्रवाई चल रही है उसमें हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि अदालत यकीनन उन्हें तौहीन अदालत में ही सजा देगी। उसकी वजह यह है कि तौहीन अदालत का कानून इस मामले में बड़ा वाज़ेह है कि डिलिबरेटली अगर कोई चीज जानबूझ के अदालत के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया जाए तो फिर अदालत इस मामले में मुदाखलत करती है और ऐसे मुल्ज़म को सजा देती है। लेकिन ये जिस तरह की सूरत हाल है, खास तौर पर उनका बाद का जो एक्शन था इमरान खान का फौरी तौर पर वहां से चले जाना, यानी धरना फौरी तौर पर खत्म कर देना और ये कहना कि जो ही मुझे इल्म हुआ है मैंने धरना खत्म कर दिया है, ये चंद आवर्स की बात है। इसको इस अंदाज में शायद सीरियसली कोर्ट ना ले। अल्टीमेटली कोर्ट इस पे गुस्से का इजहार तो करेगी, लेकिन इस बारे में चूंकि उनका जो एक्शन था बाद का, उसने ये साबित किया कि वो कोर्ट के अहकामात को यकीनन मान रहे थे, वरना वो जो उनका प्रोग्राम था धरने का और रेड जोन की तरफ जाने का, उसे उन्होंने बदल दिया। तो इस मामले में मुझे नजर नहीं आता, इस मामले में चांसेस बहुत ज्यादा इस बात के हैं कि शायद कोर्ट जो है वो इसमें नरम रवैया इख्तियार करे और डिलिबरेट अवॉइडेंस या उनकी तरफ से जो डिसोबीडियंस जो है वो ना समझे। ठीक सर, आपने नरम रवैये की बात की है कि अदालत में भी नरम रवैया इख्तियार कर भी ले इस केस पर। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खातून डराने का केस था जो दायर किया गया, तो वो भी तौहीन अदालत का केस था, और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी तौहीन अदालत का केस जो है इमरान खान साहब पे दायर किया गया। सर, दोनों केसेस में क्या फ़र्क है? एक तरफ हुक्म अदूली थी और दूसरी तरफ खातून जज को डराने का जो केस था, लेकिन दोनों तरफ से तौहीन अदालत का केस ही दायर किया गया इमरान खान साहब पे, तो इन दो केसेस में क्या फ़र्क है? मेरी राय में वो केस तौहीन अदालत का बनता ही नहीं था। उस जो पहला खातून जज को डराने का था मामला, उसकी वजह यह है कि उसमें एक पहलू जो था पब्लिकली नाम लेने का, वो उसमें कोर्ट की यानी वकार को थोड़ा सा मजरूह करने की बात की जा सकती थी, लेकिन
कोई ऐसी बात, कोई धमकी नहीं थी जिस तरह कहा गया था। और यही वजह थी कि जो अदालत ने बाद में दहशतगर्दी की दफात खत्म की, उसकी वजह भी यही थी कि इसमें वो ऐसा पहलू खौफनाक नहीं था जिस चीज की तरफ इशारा करके कोर्ट इनफैक्ट उस मामले में ज्यादा प्रीएम्प्टिव थी कि आज अगर हमारी एक जज को ये धमकी दी जा रही है और पब्लिकली उसका नाम लिया जा रहा है, तो ये बात आगे ना बढ़ जाए। और ठीक। उसका इलाज जो कोर्ट ने किया वो यही था कि उनको मुतनब्बे किया और उनकी तरफ से जब माफी या दूसरी सूरत में जो भी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, मजम्मत की ठीक। कि, तो उसे कोर्ट ने तस्लीम कर लिया। ये जो केस है ये है तौहीन अदालत का केस, जिसमें कोर्ट की डिसओबीडियंस जो है, ठीक। जो कोर्ट हुक्म देती है उसको आप अगर ओबे नहीं करते तो वो डायरेक्ट तौहीन अदालत का केस होता है। वो इस तरह का केस नहीं था। ये सर, जरा उससे डिसोबीडियंस मुश्किल पे केस रिलीफ है। मिलने के कितने चांसेस अभी आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये इट इज ऑलवेज बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेम्नर। ठीक। कोर्ट ठीक अगर है। ये समझे कि मुल्जम जो है जिसके खिलाफ ये इल्जाम लगाया जा रहा है वो जानबूझ के कोर्ट के अहकामात ठीक। को बिल्कुल उसकी परवाह नहीं कर रहा, तो यकीनन कोर्ट सजा देती है। लेकिन ऐसे मामलात में जहां ये कोर्ट समझे कि कहीं ना कहीं से कोई गलती ऐसी हो गई है कि जिसमें मुल्जम का ज्यादा कसूर नहीं है और वो ठीक है। जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहता था, तो फिर कोर्ट जो है इस मामले में काफी हद तक नरम रवैया इख्तियार लेकिन करती सर है। हमने भी रिसेंटली जो तोशाखाना में भी एक फैसला आया था इमरान खान साहब के खिलाफ, उसमें भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तफसीली फैसला दिया गया उसमें भी ये बात मेंशन की गई थी कि हमने जो रिकॉर्ड तलब किया गया था उसमें जो टाइम ड्यूरेशन डिफाइन किया गया था, जानिब से उस टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक जवाब नहीं जमा करवाया गया, लेट करवाया गया था। और अब इस केस में भी एक कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला हैं या जो इनके मुशीर हैं उनके पास अब क्या ऑप्शंस हैं? क्या कहना चाहेंगे? आपकी कानूनी नजर क्या कहती है इस हवाले से? मैं आपको ये अर्ज करूं कि मैंने बहुत अरसा पहले एक डील किया था इनके, उस वक्त जहांगीर तरीन साहब थे, उन्होंने मुझे कंसल्ट किया इनके केस के मामले में। तो मैंने उन्हें कहा कि जब मशवरा दिया तो मुझे उनकी बात से यूं लगा कि जैसे कि हर चीज को पॉलिटिकली हैंडल करना चाहते हैं। मैंने ये कहा था कि उस केस में आपको बाकायदा रिकॉर्ड मुझे देना चाहिए और इमरान खान को पेश होना चाहिए। बिल्कुल। पेश होंगे तो तब मैं आपकी वकालत करूंगा। तो उससे वो तो एक जहांगीर तरीन नहीं रहे, लेकिन मुझे ओवरऑल जो रवैया नजर आ रहा है वो यही लग रहा है कि जैसे कोई लैक्सिटी है ऑन द पार्ट ऑफ द लॉयर्स, वो चीजों को पॉलिटिकली ज्यादा, हालांकि ये दो शोबे अलग-अलग होने चाहिए। बिल्कुल। पॉलिटिक्स जो वो कर रहे हैं, मैदान में कर रहे हैं, जो वकला है उन्हें बिल्कुल हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। और टीमें इनके पास एक नहीं, बहुत ज्यादा वकला मौजूद है, बल्कि लोग तो अब वॉलंटियर करने के लिए भी तैयार हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इन्हें ये चाहिए कि वो टीमें जो लॉ पे हैं वो एक एक चीज का ख्याल रखें कि कहाँ हमने कोर्ट का हुक्म है, बिल्कुल। इतने दिनों में हमने उस ऑर्डर को कंप्लाई करना है, किसका जवाब देना है, कहाँ हमने क्या करना है। ये चीज जो है, अगर किसी, आप देखें, आप हर चीज को डिफाई कर सकते हैं, कोर्ट को आप डिफाई नहीं कर सकते। और कोर्ट की डिफाइंस के नतायज जो हैं आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मामले में ज्यादा एहतियात की जरूरत है और इन्हें इमरान खान साहब को अपनी टीम पे तवज्जो देने की जरूरत है। और टीम को भी चाहिए कि वो इसे प्रोफेशनली हैंडल करे, इसे इजीली ना ले। अक्सर ये होता है कि जब एक से ज्यादा वकला होते हैं तो वो हर एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालता है कि चलो यार वो कर लेगा, ये कर लेगा। आपको एक वकील जो है उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि ही इज रिस्पॉन्सिबल, और अगर कोई कोताही होती है तो वो बिल्कुल सही है। आपको तमाम तर मामलात को सियासी नजर से नहीं देखना चाहिए बल्कि कानूनी तरीके से डील करना चाहिए, ताकि बाद में आप ये ना बयानियां दें कि जब आपके अगेंस्ट कोई फैसला आता है तो इदारे जानिबदार है। तो सर ये बताइएगा कि आप 5 नवंबर तक का टाइम दिया गया है जवाब जमा करवाने के लिए, तो क्या समझते हैं जो भी जवाब जमा करवाया जाता है वो मुतमिन कर पाएंगे अदालत को, और अगर नहीं कर पाते तो क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो सकता है 5 नवंबर को? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, इसकी जो एक बारीक लाइन है जिसे समझने की जरूरत है, वो ये है कि मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर तौहीन अदालत का नोटिस ना भी जारी हुआ, यानी शो का नोटिस ना जारी हुआ, तब भी इन्हें आने वाले ये जो इनका लॉन्ग मार्च है उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ ना मिलने के चांसेस ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं। और कोई ऐसा ऑर्डर यकीनन पास हो सकता है जो इनके लिए मुश्किलात पैदा करे। यानी दोनों सूरतें नहीं होगी, ये नहीं होगा कि इन्हें अगर क्लीन चिट, पहली बात तो मिलती नजर नहीं आ रही, अगर क्लीन चिट मिल भी जाती है तो उस कंडक्ट की बुनियाद पर आइंदा आने वाले दिनों में इनका जो ये लॉन्ग मार्च है
ये मुझे ज्यादा सेफ जोन में नजर नहीं आता इसमें अदालत की, एज फार एज कोर्ट इज कंसर्न। सर, अभी आपने कहा कि लॉन्ग मार्च जो है वो आइंदा दिनों में सेफ जोन में नज़र नहीं आता। सर, पहले इमरान खान साहब पे तोशाखाना केस हुआ, ममनुआ फंडिंग हुआ, उसके बाद फिर तौहीन अदालत का केस जो है वो इमरान खान साहब पे हो गया। सर, अभी इमरान खान साहब जिस तरह से लॉन्ग मार्च की एक हिकमत अमली, एक बयानिए के साथ लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब को ऐसे सिचुएशन में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है जी, कि जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो आप पे कोई ऐसा हर्फ नहीं आना चाहिए। ठीक, दूसरी बात यह है कि इमरान खान को ये हर तरफ अदालत के मामले में भी बिल्कुल, बहुत मोहतात ठीक, रवैया इख्तियार करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भले वो जो भी कर रहे हैं, इन्हें अब मैं समझता हूं कि कोशिश, अभी तक तो मैंने देखा है कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो ऐसी हो जाती हैं तो फिर यकीनन एक लीडर की भी मजबूरी बन जाती बिल्कुल, है कि वो बिल्कुल, कुछ ना कुछ का जवाब दे, वरना अगर वो जवाब ना दे तो फिर वो बिल्कुल नॉन प्लस हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि काफी हद तक चीजें जो है वो क्लियर हुई हैं। लेकिन सही, तमाम तर चीज़ों पर गहरी नज़र रखनी चाहिए और जो कानूनी मामलात हैं उनको कानूनी तरीके से ही डील करना चाहिए, सियासी नज़र से उनको डील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान साहब को कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो ना फेस करने पड़े। तो नाज़रीन, मज़ीद खबरें शामिल करेंगे लेकिन एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और मजीद बात करते हैं सियासी सूरत हाल पर। जहर में बुझे बयानात, बुरे बुरे अलकाबात, संगीन इल्जामात, एक दूसरे पर फब्तियाँ और धमकियाँ, हर गुजरते दिन कौमी सियासत जहरनाक होती जा रही है। संगीन होते सियासी हालात की संगीनी का अंदाज़ा बखूबी तौर पर लगाया जा सकता है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। तीसरी बार तब्दील शुदा शेड्यूल के मुताबिक पीटीआई के काफिले अब 4 नवंबर की बजाय 12 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। इसके बाद आर होगा या पार होगा। पीटीआई H9 में धरना देगी या डी चौक की जानिब बढ़ेगी? क्या इमरान खान हुकूमत से नए इंतखाबात की तारीख लेने में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल, या मायूस ही वापस लौटेंगे। अब आपको पता है कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी मार्शल लॉ की बात करने पर साबिक वजीर आजम की मजम्मत की है। ढील करना चाहता है, मुल्क को जमहूरी और आइनी रास्ते से जो है वो हटाना चाहता है। न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती होगी बल्कि उसकी साजिश होगी। और इमरान खान नियाजी जो है, इसने कल जो मार्शल लॉ के लगने की बात की है या मार्शल लॉ के लगने को इसने वेलकम किया है, ये वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर मौसमी तगय्युरात ने इमरान खान के बयान पर शदीद रद्द अमल देते हुए ट्विटर पैगाम में कहा कि जमहूरियत पसंद सियासतदान तो मार्शल लॉ पर नहीं उकसाता। पीपी सिंध के रहनुमा सईद गनी ने भी मार्शल लॉ के इम्कान को मुस्तरद किया है। कैसे कहा वो भी सुनिए। इस वक्त फारिग है और मार्शल लॉ की ख्वाहिश जो इसने की है, अल्लाह ने चाहा तो इस मुल्क में ना कभी मार्शल लॉ आएगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि मार्शल लॉ का ख्वाब देखने वाले जो हैं वो चिकनाचूर हो जाएंगे, उनका सियासी मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाएगा और इस मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम होगी, जमहूरियत पसंद मुस्तहकम। तो नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अहमद वली साहब, सीनियर तजियाकार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अहमद वली साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये बताइएगा कि सबसे पहले अगर हम बात करें ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ये मार्शल लॉ के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया है, क्या समझते हैं कि ये बयान किस हद तक गैर जिम्मेदाराना है और ओवरऑल जो इस टाइम सूरत हाल है, संगीन सूरत हाल जो बन चुकी है, दोनों तरफ से बयानात आ रहे हैं और इल्ज़ामात भी जारी हैं और दोनों तरफ से कोई लीनियर इन्वायरमेंट की इंडिकेशन नहीं दी जा रही, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उसका कोई ना कोई वो मकसद हासिल करना चाहते हैं, कोई नताइज हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए कोई इस तरह के क्वेश्चन जब उनसे होते हैं कि अगर मार्शल लॉ लग जाए तो फिर आप क्या करेंगे, तो वो आगे से जवाब दे रहे हैं कि जी ठीक है, फिर लगाना है तो मार्शल लॉ लगा दें, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन मकसद ये है कि इस जो लॉन्ग मार्च है, ये आपका असली जो मकसद है वो क्या है, हकीकी तौर पर आप क्या चाहते हैं। वो एक तो ये बताते हैं कि इंतखाबात की तारीख़ उनको चाहिए,
उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं और ये सारा लॉन्ग मार्च जो है एक ही नुक्ते पे है कि हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए और कुछ नहीं चाहते वो। और दूसरी तरफ कई दफ़ा वो सिग्नल देते हैं कि जो न्यूट्रल्स हैं उनको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, हमारी तरफ होना चाहिए। तो ये उनकी ख्वाहिशात है एक दो जिसके ऊपर वो लगे हुए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि पंजाब में, KP में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में 4 जगहों पे उनकी हुकूमतें हैं। अगर ये चारों जगहों पे असम्बलीज़ डिज़ोल्व कर दें तो इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर हो सकते हैं। लेकिन वो पंजाब और KP ख़ास तौर पे उनकी असम्बलीज़ जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके जो साथी हैं परवेज़ इलाही साहब और महमूद खान साहब वो नहीं चाहते कि वो असम्बलीज़ डिज़ोल्व हों। और वो क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनको तरक्याती बजट के हिस्से में पंजाब में या KP में जो फंड्स आए हैं उनकी फुल यूटिलाइजेशन करें ताकि अपना वोट बैंक बढ़ा सकें। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग मार्च जो है वो तारीख अगर चाहेंगे भी तो कोई मार्च के बाद की तारीख चाहेंगे। लेकिन साहब जिस तरह आपने शुरू में बताया कि कुछ ना कुछ मकासद तो होंगे, हम देख रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च का काफिला है वो तो रवा दवा है और अब शेड्यूल में डेली उसमें चेंजिंग्स आ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अब 10 नवंबर, 11 नवंबर को। अगर ये इस्लामाबाद पहुंचते हैं और जो डायरेक्शन है कोर्ट की जानिब से उसी डायरेक्शन के मुताबिक उसी लोकेशन पे जाके बैठ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, जिस तरह आपने मुतालिबात बताया कि इलेक्शन की तारीख दें, हुकूमत तो देने वाली नहीं है, और अगर इलेक्शन की तारीख दे भी दे जाती है तो फौरी तौर पर इलेक्शन होते नजर नहीं आते। दूसरी जानिब इमरान खान साहब पर आए रोज नया केस भी सामने आ रहा है, आज भी तौहीन अदालत का नया केस सामने खुल चुका है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम हासिल क्या होगा? देखिए, इमरान खान साहब जो है उनका जो बेसिक मकसद है वो तो ये है कि वो इसमें सियासी प्लेटफॉर्म पर इन रहें, अवाम में उनकी मकबूलियत जो बढ़ी है वो बढ़ती रहे, वो टेम्परामेंट जो है वो अपना टेम्परेचर जो है वो नीचे ना जाए। यानी कि वो उन्होंने जो माहौल गरमा दिया है वो कहीं ये ना हो कि ठंडा पड़ना शुरू हो जाए। तो इसलिए वो इस तरह के लॉन्ग मार्च भी आप देखें कि कितनी सुस्त रवि से चल रहा है, वो इजी आराम से चल रहे हैं, रात को आके सो जाते हैं, फिर अगले दिन कहीं चले जाते हैं। जो इसके इन्होंने मार्च की जो तारीख दी थी कि हम 4 नवंबर को इस्लामाबाद होंगे, तो उस तो कहीं नज़र नहीं आ रही। मेरा ख्याल है 8-9 तारीख 10 भी नहीं बनती, जिस तरह से वो चला जा रहा है। यानी कि गुजरांवाला में आपने पूरा एक दिन गुजारा, उसके बाद आप आगे कितने शहर हैं जहाँ से आपने क्रॉस करके जाना है। उसका बेसिक मकसद जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि वो चाहते हैं कि वोटर्स के अंदर उनकी मकबूलियत इसी तरह से बरकरार रहे। ये ना हो कि हुकूमत कोई ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करे जिससे उनकी मकबूलियत नीचे चली जाए। तो ये लॉन्ग मार्च वहाँ पहुँचेगा, अगर इस्लामाबाद पहुँचता भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका ऐसा प्लान है कि वो इसको प्रलॉन्ग करें और वहाँ पर धरना दे के बैठ जाए। ठीक है सर, अभी आपने बात की कि लॉन्ग मार्च जो है कहीं ना कहीं सुसरवी का शिकार है, ऐसा देखा भी गया है। सर, कल मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि पार्ट टाइम ये लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। और सर, अभी जो सिचुएशन है, सियासी तनाव जो है आपने देखा उरूज पर है। इमरान खान की जानिब से ऐसा कहना मार्शल लॉ लग जाएगा, और मार्शल लॉ के बारे में बड़े बड़े बातें भी इमरान खान साहब ने की। क्या लगता है कि सियासतदान होने के नाते खान साहब को ऐसी सेंसिटिव टर्म्स इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें, लेकिन इमरान खान कितने नुकसानात हो? हाँ जी बिल्कुल, उनको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि वो तो इससे बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं और बड़े बड़े लोगों को निशाना बना चुके हैं। उनके जो साथी हैं उनको मशवरा भी देते हैं, लेकिन वो उससे बाज नहीं आ रहे। उनकी क्योंकि मकबूलियत तो उनको चाहिए, मकबूलियत जो है उसके लिए वो कोई भी नाम ले सकते हैं, किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, किसी सियासतदान को या किसी भी इदारे को। तो उनके लिए कोई मानी नहीं रखता कि जी ये शख्स जो है इसको मैंने टारगेट नहीं करना। इससे पहले आपने देखा वो अदालतों को टारगेट करते रहे हैं, और जो भी वो बात करते हैं वो बड़ी असर रखती है, उनकी जो फॉलोइंग है जिससे वो देख रहे हैं कि मेरी मकबूलियत बढ़ रही है। लेकिन एक सवाल ज़रूर है कि इतनी ज़्यादा मकबूलियत हासिल करके उसको मेंटेन करना, और सियासतदान जो होता है वो बड़े समझदारी से, और उसको चाहिए कि किसी स्टेज पे जाके तो उन्होंने ठहराव पैदा करना है और आवाम की ये मकबूलियत हासिल करके ये ना हो कि आगे कहीं एक्सेप्टेबल ही ना हो। ठीक सर, माजी में जब ऐसी चीज़ें होती थी तो अक्सर मार्शल लॉ लगने का खदशा होता था। अभी सिचुएशन आपके सामने है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन अगर देखा जाए तो। सर, अभी क्या लगता है, मार्शल लॉ का कोई खदशा नज़र आ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मार्शल लॉ की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उसको पॉलिटिकल लीडर्स हैं दूसरी तरफ PDM के, वो देख रहे हैं और उनको रास्ता भी वो देंगे, और जहाँ तक उनके लिए आसानी से जाना होगा वहाँ पे उनको जगह भी देंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत हाल पैदा होगी जहाँ पे मार्शल लॉ की जरूरत। सर, एक लास्ट में आपसे ये शॉर्टली कमेंट लेना चाहूँगा
कि जब से ये 26 साल जिदोजहद इमरान खान साहब की या नवाज शरीफ साहब, क्योंकि ये इस टाइम सिचुएशन है, सियासी तनाव भी अरूज पर है और तसादुम की सूरत हाल भी नजर आ रही है और दोनों जानिब से बयानात जो हैं वो इक्वली आ रहे हैं। अगर हुकूमत भी किसी किस्म की कोई लीनियंसी शो नहीं कर रही तो ये तो टकराव की सूरत हाल पैदा हो रही है। लेकिन हम अगर इन सियासतदानों की बात करें तो इमरान खान साहब भी मेरे हाथ से 70 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं, नवाज शरीफ साहब की भी इतनी उम्र है, लेकिन ये मैच्योर सियासतदान है, बड़े सियासतदान हैं। लेकिन माजरत के साथ मैं ये वर्ड यूज करूं कि मुझे इनकी सियासी बलूगत तक नहीं नजर आती। तो आप क्या समझते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में इनके पास क्या ऑप्शंस होने चाहिए, किस चीज पे इनको इत्तफाक कर लेना चाहिए? एटलीस्ट अवाम का तो किसी इन पे सोच लें। अगर हम लॉन्ग मार्च की बात करें तो लॉन्ग मार्च का सारा जो अभी तक ट्रैक सामने आ रहा है उसमें अवामी इंटरेस्ट की बात तो कहीं नजर नहीं आ रही। देखें, जो इस वक्त सियासतदान है पाकिस्तान के, उनको एक चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए, ये जितनी भी एक्टिविटी चल रही है, लॉन्ग मार्च चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसका नुकसान मईशत को पहुंच रहा है, आवाम को पहुंच रहा है। आवाम जो है वो बड़े तंग हैं, वो बड़े मायूस हैं सियासी क़यादत से, और उनको चाहिए कि उनको मुतमईन करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालें। इमरान खान को जैसे इंगेज करें इस तरह से कि कोई रास्ता निकले, कि उनको समझाएं कि भाई इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, अगर आपका कोई और मुतालबा है वो बताएं, या इलेक्शन को थोड़ा बहुत अगर आगे ला सकते हैं तो लाएं। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब भी लचक दिखाएं। इमरान खान साहब चाहते हैं कि मैं तो उनसे बात ही नहीं करूँगा, ये तो चोर हैं, तो मैं तो किसी और से बात करूंगा। ये मसले जो हैं वो इतनी आसानी से फिर हल होने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, ये मसले वाकई में इतनी आसानी से हल होने वाले नहीं है। खान साहब को भी कहीं ना कहीं लचक दिखाने की ज़रूरत है, जैसा सियासी मंजरनामा है। बहुत शुक्रिया अहमद वलीद साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो नाज़रीन, इसी तरह मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आगे बढ़े जमहूरी रियासत में तनाज़ात से पाक सियासी निज़ाम ही मुस्तहकम मईशत की बुनियाद बनता है। सियासत का अपना रास्ता हो और मईशत की अपनी राहदारी, ऐसा मुमकिन नहीं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आजकल सियासी तालमेल के फुकदान पर एक हैजान सी सूरत हाल है। बिल्कुल, जो कारोबारी हालात को बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। तो नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखिए जरा। इस वक्त सियासी हालात के बायस बिजनेस कम्युनिटी इंतहाई हद तक मायूसी का शिकार है। गैलप के हालिया सर्वे के मुताबिक मुल्क के 65% कारोबारी इदारों को बदतरीन हालात का सामना है। सिर्फ 12% कारोबारी अफराद पाकिस्तान की सिमत को दुरुस्त समझ रहे हैं, जबकि 81% को पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर एतमाद नहीं है। सर्वे के मुताबिक कारोबारी बरादरी का कारोबारी सूरत हाल पर अदम एतमाद तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। रवां साल की पहली सैमाही में ये शरह -31 के मुकाबले में 32% थी। रवां माली साल की पहली सैमाही जुलाई ता सितम्बर महंगाई में इजाफा भी बुलंद तरीन यानी 25% रहा, मगर अक्टूबर में अशिया की कीमतों में मजमूई इजाफा 26% से 30% तक पहुँच गया। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत में इजाफा अवाम मसाइब की चक्की में पिस कर रह गए हैं। अक्टूबर में एशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा 70% तक देखा गया। ट्रांसपोर्ट किराए 53% तक बढ़े। सरकारी महंगाई की शरह 25.5% बताई जा रही है, जो कि सैलाब से कबल 11.5% के तखमीने के 2 गुना से भी ज्यादा है। तो नाज़रीन, मैशत की मजमूई सूरत हाल पर रिपोर्ट तो आपने देखी। अब आवाम किस कुर्ब से गुजर रही है, इस पर आवाम क्या रद्द-ए-अमल दे रही है, जरा वो भी देखिए। जो है ना, ये एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। अवाम का बिल्कुल नहीं सोच रहे, गरीब का किसी को कोई हक नहीं मिल रहा। गरीब अवाम को महंगाई जो की तू ही है। अब जो सियासतदान है वो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। लोगों को रोटियां नहीं मिल रही, लोग रोटी के मुहताज हैं। पूरा महीना हम काम करेंगे, पैसे इकट्ठे करके बिजली का बिल भर रहे हैं। दुकानदारों से उधार मांगते, वो हमें उधार नहीं देते। ये सियासतदान वही है जो हमें कितने सालों से कहानियां सुना के और हमें बस ख्वाब दिखाते हैं कि जी मैं आ जाऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूं। हमें इनसे कोई भी उम्मीद नहीं है, अब उम्मीद टूट चुकी है। ये सियासतदानों ने तो बहुत महंगाई कर दी है। सियासतदानों को चाहिए कि मुल्क के बारे में कुछ सोचना। अपने बारे में सोचेंगे तो मुल्क का क्या होगा। अभी जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने तो वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, आए भी इसीलिए थे, लेकिन उनके आने के बावजूद महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तमाशा लगाया हुआ है हमारे पॉलिटिशियन ने। नून लीग होगी, PTI होगी, इवन पीपल्स पार्टी होगी, उन्हें कोई पता नहीं है कि गरीब बंदा कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। नहीं, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए। गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। गरीब वहीं पे वहीं खड़ा है, उनकी दिहाड़ी वहीं पे वहीं, हर चीज़ महंगी। महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है। 600-700 दिहाड़ी है, खाने को कुछ मिलता नहीं है।
नाज़रीन, लोगों की मायूसी आपने सुनी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ माहिर मईशत मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके सामने है सियासी अफरा तफरी और गैर यकीनी की सूरत हाल है। कारोबारी बेतबारी भी बरकरार है और 30% को महंगाई पहुंच चुकी है। लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सर, क्या लगता है कि क्या सियासी अदम इस्तेहकाम ही मुआशी अबतर सूरत हाल की जिम्मेदार है? देखिए, इस वक्त मुल्क के सामने जो अदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें सरमायाकारों का जो एतमाद है हमारी मैशियत के अंदर, वो लोएस्ट तरीन पहुंच चुका है। एक संगीन किस्म का फुकदान है डॉलर्स का। हमने हर चीज़ इंपोर्ट करनी है, खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, तेल इंपोर्ट होता है, गंदम इंपोर्ट हो रही है। इनके लिए डॉलर्स जो हैं वो हमारे ख़जाने में तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। फिर साथ में आप देखिए कि सियासी गैर यकीनी की जो फ़ज़ा है वो इतना नुकसान पहुंचा रही है। जो अंदाजे सामने आते हैं कि अगर एक मेजर लॉन्ग मार्च जैसी चीज़ जो है वो किसी मुल्क में होती है तो पाकिस्तान में उसका नुकसान तकरीबन 800 से 900 अरब रुपए का जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है। जिसका मतलब कि पाकिस्तान की हर फैमिली जो है, जो हर ख़ानदान है, उसके हिस्से का नुकसान एक लॉन्ग मार्च के नतीजे में लगभग 25,000 रुपए का आता है। अब सोचने की बात यह है कि ये सारी चीजें तो हकाइक हैं, हमारे सामने हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा ताकतवर आप समझिए कि हिस्सा ऐसा है जो फैसला साज शख्सियात हैं, इन मसाइल का हल ढूंढने में लगी हो। सही। फारूक सलीम साहब, जिस तरह से आपने हकायक का जिक्र किया, तो पिछले साल की अगर बात करें नवंबर में ही, तो शरह महंगाई जो थी वो 1 फिगर में थी, तकरीबन 9% तक थी, जबकि अब वो डबल फिगर तकरीबन 26% से भी बढ़ चुकी है। तो क्या समझते हैं कि जो हुकूमत में अगर देखें, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब आए, बड़े एक्सपर्ट थे, इनके आने पे जो है डॉलर भी कंट्रोल हुआ, फ्लैक्चुएट हुआ, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ, आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आप दुरुस्त कह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई के जो है सिक्के के दो रुख हैं। एक तो आलमी रुख है। अगर दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है और हम अपना खाने बनाने का तेल भी इंपोर्ट करते हैं और पेट्रोल भी इंपोर्ट हो रहा है, डीजल भी इंपोर्ट हो रहा है, गंदम भी इंपोर्ट हो रही है, तो अगर आलमी मंडियों में इनकी कीमत बढ़ जाती है तो यकीनी बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी इनकी कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। जो महंगाई की शरह का आपने जिक्र किया, अगर अमेरिका का जिक्र किया जाए तो वहाँ पे तकरीबन 40 साल की बुलंद तरीन शरह पे महंगाई की शरह पहुँच चुकी है। बरतानिया में तकरीबन 42 साल का हाईएस्ट रिकॉर्ड है और पाकिस्तान में जिस शरह का आपने जिक्र किया, यहाँ पे 47 साल का रिकॉर्ड जो है महंगाई की शरह का वो टूटा है। जो दूसरा रुख है उसी महंगाई के सिक्के का, वो पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े कार्टेल हैं, जिसमें चीनी का कार्टेल है, जिसमें बिजली का कार्टेल है, जिसमें खाद का कार्टेल है, जिसमें गाड़ियां बनाने वालों का कार्टेल है। जब कार्टेल्स बन जाते हैं और बहुत ताकतवर हो जाते हैं तो फिर वो अपनी मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं। पाकिस्तान में पिछले 25 से 30 सालों में कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं आई जो इन कार्टेल्स के सामने खड़ी हो सकी। तो एक जो अंसर है जो बैरूनी इंपोर्ट होती है महंगाई, उसका तो हुकूमत, हमारी पाकिस्तान की हुकूमत का उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जो महंगाई इन कार्टेल्स के नतीजे से सामने आ रही है उसके ऊपर कंट्रोल करना हुकूमत का फर्ज है। ठीक सर, अभी जिस तरह से मुल्क के 65% कारोबारी इदारे बदतरीन सूरत हाल का शिकार हैं, सर सूरत हाल आपके सामने है। सियासी क़यादत को मुल्क की संगीन मुआशी सूरत हाल को समझना चाहिए। क्यों नहीं मिल बैठ कर इस पर बात करते और मिसाके मईशत पर बात क्यों नहीं की जाती सियासतदानों की जानिब से? आप दुरुस्त कह रही हैं। मईशत का सियासत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। अभी जो हमारे पास जितना भी इकनॉमिक लिटरेचर है, उसमें जितने ममालिक हैं जिनमें सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है, उनमें माशी इस्तेहकाम कभी भी नहीं आ सकता। आपने जिक्र किया चार्टर ऑफ इकोनॉमी का, बिल्कुल बहुत अच्छी सी प्रपोजल है। देखिए, इटली में पिछले कोई 75 सालों में कोई 60 हुकूमतें बदली हुई हैं। 60 वज़राए आज़म आए और चले गए। आप समझे कि औसतन साल 1.5 साल के बाद एक नया वजीर आज़म आ जाता है, लेकिन उनकी जो माशी पॉलिसी है उसमें तब्दीलियां नहीं आती।
तो किसी तरह सियासत और मईशत को अलग अलग करना होगा। सियासत और मईशत के दरमियान में जो कहते हैं एक फायर बॉल खड़ी करनी होगी। सियासतदान अपना काम करते रहें, अपनी सियासत लड़ते रहें, लेकिन उसका असर जो है वो माशी पॉलिसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, माशी पॉलिसी पर इसका असर नहीं आना चाहिए। फारूक सलीम साहब, चूंकि आप मैशत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, एक और चीज पे भी निशानदेही कीजिएगा। अभी हमने रिपोर्ट भी देखी कि गैलिप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 65% जो कारोबारी इदारे हैं वो भी तमाम तर मसाइल का शिकार हैं। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? सबसे पहले प्रायोरिटाइज किस चीज़ को करना चाहिए ताकि हमारे जो कारोबारी इदारे या हजरात हैं उनको इस फुकदान से निकाला जा सके? देखिए, प्राइवेटाइजेशन के आगे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनके कर्जाजात जो हैं वो कोई 2000 अरब से तजावुज कर चुके हैं। तो ये तो हमें पता है कि प्राइवेटाइजेशन होनी है, लेकिन क्या, जैसे मैंने पहले कहा, जो फैसला साज शख्सियात हैं उनकी तरजीहात में कोई ऐसी चीज है कि प्राइवेटाइजेशन करनी है और नुकसानात मुल्क के कम करने हैं, या उनकी अवलीन तरजीहात में से सिर्फ और सिर्फ सियासत है? अभी महसूस ये हो रहा है कि चाहे वो सियासी सेक्टर हो, चाहे वो गैर सियासी ताकतें हों, वो सिर्फ और सिर्फ सियासत के ऊपर और इक़्तिदार की लालच के ऊपर जो है सारी सियासत हो रही है। इस वक्त जो माशी इश्यूज हैं, जो जिनका इम्पैक्ट जो है, जिनका असर जो है वो आम पाकिस्तानी पे आने वाला है, उसके मुतालिक तो आप यकीन जानिए कि इस्लामाबाद में मैं समझता हूँ कोई भी नहीं सोच रहा। बिल्कुल सही ये बात आपने बजा फरमाई है कि कोई भी सियासतदान हो, उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पे पब्लिक इंटरेस्ट किसी की जानिब से नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर, मसला ये है कि अगर हमने आगे बढ़ना है और हमने अपने मुल्क को आगे लेकर चलना है, मैशत पर बेहतरी लानी है, तो जिस तरह से अभी आपने बात की प्राइवेटाइजेशन की, तो हुकूमत तो अभी तक इस पर कोई हिकमत अमली तैयार करती नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर कोई हिकमत अमली तैयार की जाती है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाया जाता है, तो इसके क्या असरात आएंगे हमारी मैशत पर? देखिए, मईशत की जो बुनियाद होती है वो उस मुल्क का पावर सेक्टर होता है। आपने मईशत की चाहे 10 मंजिला या चाहे 100 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। हमने देखा कि हमारा जो बिजली का शोबा है जो हुकूमत चलाती है, उसमें पिछले साल भर में कोई 520 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान हम कह देते हैं, असल में वो चोरी है। इसी तरह जो गैस का शोबा है जो हुकूमत पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, उसमें लगभग 4.5 अरब डॉलर की गैस या तो लीक हो जाती है या चोरी हो जाती है। और पिछले साल हमने कोई 3-3.5 अरब डॉलर कतर को दिया है उनकी गैस खरीदने के लिए। यानी कि अंदाजा कीजिए कि अपने मुल्क में 4.5 अरब डॉलर की गैस चोरी हो रही है और हम अरब हर डॉलर उठा के कतर से गैस खरीद रहे हैं। यही हाल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का है, जिसमें पाकिस्तान स्टील है, PIA है, पाकिस्तान रेलवेज है। इनके ऊपर अभी कोई गौर व खौस ही नहीं हो रहा, क्योंकि सारे के सारे सियासी एक्टर्स जो हैं वो अपनी सियासत में मसरूफ हैं और इस तरफ किसी तरफ। बिल्कुल सही, तमाम तर जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासत पर तमाम तर नजरें जमाए बैठे हैं और वहीं पर लगा रहे हैं। अवामी मसाइल का किसी को कुछ पता नहीं है। फारूक सलीम साहब, आपने हमारे साथ तफसीली बातचीत की, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़े और अब बात करेंगे दीरअपर की, जहां खस्ता हाल राब्ता पुल 4 सालों से इंतजामिया की गफलत और मुंतखब नुमाइंदों की बेतनाई की गवाही दे रहा है। बिल्कुल, और अहवाल जानते हैं दीरबाला में सुनो टीवी के नुमाइंदे मेहरान खान से। जी मेहरान, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीर टाउन में। जैसा कि बैकग्राउंड में ये पुल आपको नज़र आ रहा है, तो ये राब्ता पुल है सियानागा कस और लीविज लाइन, इसके साथ साथ DHO ऑफिस और सरकारी क्वार्टर भी वहाँ पर वाक़या है। अगर मैं बात करूँ तो सियानागा और कस में तकरीबन 14 से 15 हज़ार लोग ज़िंदगी बसर कर रही है। ये पुल तकरीबन 4 साल पहले इस पे काम शुरू हुआ था और 4 साल में अभी तक इस पर इतना काम हुआ है। मुकामी लोगों का ये कहना है कि खुदारा हमारी हाल पर रहम की जाए और इस पुल पर जल्द अज जल्द काम ख़त्म कर लिया जाए। जी सही मेहरान, आपने तफसीलन आगाह की, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक अल्लाह।